दोस्तों, तो आपका हमारे चैनल रोजगार वाला में स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल और यूपीएसआई के लिए हिंदी क्लास नंबर 2, जो हिंदी सिलेबस के आधार पर है। उस चैप्टर का नाम है हिंदी वर्णमाला। ये हमारा पूरा हिंदी का सिलेबस है, जिसे आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। तो देखिए, दूसरा चैप्टर हिंदी वर्णमाला। चलिए तब शुरू करते हैं। वर्णमाला। तो वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। जैसे देखिए, व्यवस्थित समूह मतलब जो एक क्रम से रहे, जैसे क ख ग, जिस क्रम में वह है उस क्रम में रहे। क ख ग घ अंगा ऐसे करके पूरा ऐसे रहे तो वर्णमाला उसे कहते हैं। और वर्ण समूह क्या होता है? जैसे वह कहीं पर भी रहे, जैसे ख को आगे कर दिए, ग को आगे कर दिए या क को पीछे कर दिए, तो उसे क्या कहते हैं? वर्ण समूह कहते हैं। वर्ण होता क्या है? वर्ण देखिए, जिसका कोई अर्थ नहीं होता, मतलब सार्थक कोई अर्थ नहीं होता है। वर्ण जिसके नीचे हलंत होता है, यदि वह स्वर के साथ मिल जाता है तो उसे अक्षर कहते हैं। देखिए दूसरा पॉइंट भी है, यानी कि वर्ण में यदि स्वर शामिल कर दिया जाए तो उसे क्या कहते हैं? वह अक्षर हो जाता है, तो उसे अक्षर कहते हैं। फिर सभी वर्ण अक्षर होते हैं, लेकिन सभी अक्षर वर्ण नहीं होते हैं। सभी वर्ण जो है अक्षर होते हैं, लेकिन सभी अक्षर वर्ण नहीं होते हैं। उसके बाद भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई कौन सी? मौखिक इकाई ध्वनि है। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि होती है। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ड होती है। लिखित माने जो लिख दिया जाए, जैसे वर्ड है ये लिखित। और अगर मुख से हम बोल रहे हैं, मौखिक मुख से बोल रहे हैं, तो वह ध्वनि। भाषा की सबसे छोटी ध्वनि जो मुख से बोल दे रहे हैं, जैसे क ख ग, तो ये ध्वनि हो गया, और लिख दिए तो वो वर्ड हो गया। लिखित इकाई वर्ड होता है। हिंदी वर्णमाला देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, जो कि ब्राह्मी लिपि की परिष्कृत रूप है। ठीक, देवनागरी लिपि को नागरी लिपि भी कहते हैं। वर्णमाला में कुल टोटल 52 वर्ड होते हैं, ये याद रखिएगा। वर्णमाला में टोटल 52 वर्ड होते हैं। फिर समझते हैं वर्ण के भेद। वर्ण के भेद कितने होते हैं? 2, स्वर और व्यंजन। तो फिर जानते हैं, चलिए स्वर किसे कहते हैं? जो स्वतंत्र होते हैं, बिना किसी की सहायता से बोले जाते हैं, उसे स्वर कहते हैं। यानी कि जिसे बोलने के लिए किसी वर्ड की सहायता की आवश्यकता नहीं होती, उसे स्वर कहते हैं। स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या 10 होती है। ठीक है, ये सब पॉइंट याद रखिएगा आप। स्वर टोटल कितने होते हैं? 11। अ, आ, ई, उ, ऋषि, ई, उ, औ। ठीक, अर्थ के आधार पर स्वरों की संख्या 13 होती है। उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या 10 होती है। 2 अयोगवाह स्वर होते हैं। कौन कौन? अंग, अ। ठीक, अयोगवाह न तो स्वर होते हैं, ना ही व्यंजन होते हैं। अयोगवाह क्या होते हैं? न तो स्वर होते हैं और न ही व्यंजन होते हैं। देखिए, अंक क्या अनुस्वार कहते हैं, केवल स्वरों के साथ प्रयोग किया जाता है, यानी स्वरों के साथ केवल लगता है। ठीक, अह को विसर्ग कहते हैं। देखिए स्वरों का वर्गीकरण, यानी स्वरों को वैसे विभिन्न प्रकार से विभिन्न आधार पर बांटा गया है। तो पहले समझते हैं मात्रा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, यानी मात्राओं के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो स्वर मात्रा के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। ह्रस्व स्वर, जिसे लघु स्वर एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। दूसरा होता है दीर्घ स्वर, जिसे गुरु स्वर, द्विमात्रिक स्वर, संधि स्वर भी कहते हैं। तीसरा होता है प्लुत स्वर या त्रिमात्रिक स्वर। तो पहले समझते हैं ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं। ह्रस्व स्वर जैसे उसमें देखिए, उसमें एक मात्रिक स्वर माने जिसमें एक मात्रा हो। ह्रस्व स्वर वो स्वर होते हैं जिन्हें बोल में सबसे कम
समय यहाँ लगभग 1 सेकंड लगते हैं और जिसमें केवल एक ही मात्रा होती है, उसे क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर कहते हैं। इसे मूल स्वर भी कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। कौन-कौन? देखिए इसमें एक ही मात्रा है। अ, आ, ई, उ और ऋषि। ये क्या है? ये मूल स्वर होते हैं। उसके बाद समझते हैं दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर को द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं, गुरु स्वर भी कहते हैं, संधि स्वर भी कहते हैं। संधि स्वर होता है यानी कि जोड़ से, जो दो स्वरों से मिलकर बनता है, उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। इसे बोलने में ह्रस्व स्वर से ज़्यादा समय लगता है, लगभग 2 सेकेंड। इसमें 2 मात्राएं होती हैं। कौन? देखिए आ, ई, बड़ी ऊ। दीर्घ स्वर यानी कि इसमें 2 मात्राएं होती हैं। दीर्घ स्वर की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। जो आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ओ, औ। ये 7 मात्राएं दीर्घ स्वर कहलाती हैं। उसके बाद समझते हैं दीर्घ स्वर में भी होता है मूल दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। मूल दीर्घ स्वर को क्या कहते हैं? इसे ही सजाती स्वर भी कहते हैं। और उसके बाद जो संयुक्त स्वर होते हैं उसे विजाती स्वर भी कहते हैं। सजाती स्वर क्या होते हैं? जो सेम जाति माने एक ही तरह के से मिल के बनते हैं, उसे सजाती स्वर कहते हैं। देखिए जैसे आ हो गया, आ किन किन से मिल के बना है? अ और अ। एक ही जाति के, एक ही जैसे दिख रहे हैं ना, जो जो एक समान दिखते हैं उनका मिलाप होता है, उनसे जो बना स्वर होता है उसे हम सजाती स्वर कहते हैं। आ, फिर उसके बाद जैसे हो गया बड़ी ई, फिर बड़ा ऊ। उसके बाद देखते हैं विजाती स्वर। विजाती स्वर देखिए जो सेम सेम ना हो, जो दूसरे जाति से बने, ऐसे आप समझ सकते हैं। जैसे ये हो गया तो अ और छोटी ई से मिलकर बना है। ए हो गया तो अ और ए से। उसके बाद ओ, अ और छोटा ऊ, औ, अ और ओ। इन सभी मात्राओं से मिलकर बनते हैं। तो हमने क्या क्या पढ़ा? स्वर। स्वर किसे कहते हैं? स्वर स्वतंत्र होते हैं जो किसी अन्य वर्णों की सहायता से नहीं बोले जाते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 11 होती है। ठीक। उसके बाद स्वर उच्चारण के आधार पर, स्वरों का वर्गीकरण मात्रा के आधार पर कितने होते हैं? 3 होते हैं। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। तो आप इन सब बातों को अगर समझ गए हैं तो आगे हम चलते हैं। उसके बाद देखिए प्लुत स्वर, यानी कि जिसको बोलने में मूल स्वर से 3 गुना समय लगता है, उसे प्लुत स्वर कहते हैं। यानी कि मूल स्वर की अपेक्षा तिगुना समय, जिससे लगभग तिगुना समय लगता है, 3 सेकंड लगभग। जैसे जाने ओम, उच्चारण करिए ओम हे राम, आप बोल के देख सकते हैं। उसके बाद 3 गुना समय, उसे प्लुत स्वर कहते हैं। और एक और स्वर समझते हैं आगत स्वर। आगत स्वर किसे कहते हैं? हिंदी वर्णमाला में आप लोग जैसे देखे होंगे ऑफिस, ऑफिस, ऑफिसर, ये सब लिखा है ना, तो आप पे जो मात्रा होती है, ये जो आई आई रहती है, उसे हम आगत स्वर कहते हैं। यानी जो अन्य भाषा से ली गई हो, जैसे अंग्रेजी भाषा से डायरेक्ट हिंदी में प्रयोग किया जाता है, तो उसे हम आगत स्वर कहते हैं। जो अन्य भाषा से हमारी हिंदी भाषा में प्रयोग किया जाता है, चाहे वो फारसी हो या अरबी हो, तो उसे हम आगत स्वर कहते हैं। ठीक। उसके बाद चलिए नेक्स्ट। अब जानते हैं स्वरों का उच्चारण स्थान। ठीक है, यानी कि स्वरों का उच्चारण स्थान कहाँ कहाँ से होता है, किसके आधार पर? जीभ के आधार पर, मुखाकृति के आधार पर, ओष्ठ के आधार पर। ये 3 मुख्य प्रमुख हैं। इनके आधार पर हम जानते हैं स्वरों का उच्चारण स्थान। तो समझते हैं जीभ के आधार पर। जीभ के आधार पर देखिए अग्रभाग, मध्य भाग और पश्च भाग, 3 भाग से स्वरों का उच्चारण होता है। अग्रभाग से याद रखिए कि ई से, जितना भी ई से बनने वाली मात्राएं हैं, जैसे ई,
छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ए, ये सब मात्राएं क्या होती है, इसे अग्रभाग कहते हैं। मध्य भाग में आप लोग केवल याद रखिए की मात्रा है। बोल के आप लोग उच्चारण करके देख सकते हैं कि जीभ के किस किस भाग से उच्चारण हो रहा है। तो मध्य भाग से बाकी जो बचे वो पश्च भाग से। ठीक, उसके बाद समझते हैं मुखाकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। मतलब बोलने में स्वर का वर्गीकरण, जब बोलने में मुख की आकृति कैसी होती है उसके आधार पर स्वर का उच्चारण स्थान हम लोग समझते हैं। तो इसमें देखिए विवृत होता है, अर्धविवृत, संवृत और अर्धसंवृत स्वर। तो पहले समझते हैं विवृत स्वर किसे कहते हैं। यानी कि जिसमें पूरा मुख खुला हो, लगभग पूरा मुंह खुला हो। ठीक, जैसे का उच्चारण करिए आप लोग, देखिए तो जब लगभग पूरा मुंह खुल जाता है तो उसे हम विवृत स्वर कहते हैं, आ। उसके बाद अर्धविवृत, यानी जिसमें मुख आधा खुला हो। ठीक, अर्धविवृत में जिसमें मुख आधा खुला हो, जैसे अ, ए, औ, इन सब स्वरों का उच्चारण करके आप देखिए अर्धविवृत, जिसमें मुख आधा खुला हो। उसके बाद हम एक ट्रिक बताएंगे, उसके द्वारा आप याद कर सकते हैं। इसके बाद संवृत स्वर, जिसके उच्चारण में मुख कम खुलता है, यानी कि जिसमें मुख लगभग बंद होता है। मुख कम खुलता है, लगभग बंद होता है। जैसे ई, छोटी ई, बड़ी ई, ऊ, जिसमें लगभग मुख बंद होता है, मुख बहुत कम खुलता है, उसे संवृत स्वर कहते हैं। उसके बाद समझते हैं अर्धसंवृत स्वर। अर्धसंवृत स्वर किसे कहते हैं? आधा बंद, अर्धविवृत की तुलना में कम। आधा बंद, अर्धविवृत की तुलना में कम। ठीक, ए, ओ उच्चारण करिए आप लोग। तो चलिए जानते हैं, हमारे गुरुजी ने बताया था शॉर्ट ट्रिक, वही हम भी आपको बता दे रहे हैं। तो चलिए समझते हैं आ से मतलब याद रखिए विवाह। ठीक है, किसी का विवाह है तो आ से मतलब समझिए विवृत से विवाह। उसके बाद कोई पूछ रहा है कि तुम शादी में नहीं गए, तो उसके बाद वो जवाब दे रहा है कि ई भी आई थी, ऊ भी आई थी। ठीक, तो इससे मात्राएं से याद रखिए। ठीक, बाकी जो बचे हैं अर्धसंवृत स्वर में। ठीक, तो याद रखिएगा आप लोग। उसके बाद समझते हैं ओष्ठ के प्रयोग के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। ठीक, तो एक होता है वृत्तमुखी, एक होता है आवृत्तमुखी या अर्धवृत्तमुखी। वृत्तमुखी में क्या होता है? जिन स्वरों का उच्चारण करते समय ओष्ठ का आकार गोलाकार यानी कि वृत्त की तरह हो जाता है, उसे हम वृत्तमुखी कहते हैं। जैसे में ऊ, बड़ा ओ, औ। आप उच्चारण करके देखिए तो आपको लगेगा वृत्त की तरह गोलाकार बन रहा है। ठीक, उसके बाद क्या होता है? अर्धवृत्तमुखी। जिन स्वरों का उच्चारण करते समय ओष्ठ गोल नहीं बनते हैं, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय ओष्ठ गोल नहीं बनते हैं, जैसे हम बोलिए आ, ई, ए, तो उसे क्या करते हैं? अर्धवृत्तमुखी। उसके बाद नेक्स्ट, उसके बाद देखिए आप लोग का स्वर हो गया, आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा। उसके बाद समझते हैं व्यंजन। व्यंजन किसे कहते हैं? व्यंजन वे वर्ड होते हैं जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं या स्वरों की सहायता में से व्यक्त किए जाते हैं। यानी कि ऐसे वर्डों का उच्चारण जो स्वरों की सहायता से होता है उसे क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। जैसे हम देखिए क तो पूरा एक अक्षर है, ठीक, जिसमें क एक वर्ड है और ये स्वर है। यानी कि किसी वर्ड को बोलने में वो वर्ड के साथ स्वर की सहायता लेता है तो उसे हम व्यंजन कहते हैं। ठीक है,
और दूसरी परिभाषा इसका समझ सकते हैं, एक से अधिक वर्डों के मेल को क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। ठीक, एक से अधिक अगर वर्ड का मेल होता है तो उसे व्यंजन कहते हैं। मूल व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 33। मूल व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 33। व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? परतंत्र कहते हैं। यानी कि व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, व्यंजन स्वरों की सहायता के द्वारा जुड़ते हैं, या उन्हें उनके साथ अगर नहीं जुड़े रहेंगे तो उनके नीचे क्या रहेगा? हलंत रहेगा। कोई भी अगर वर्ड है, अगर स्वर के साथ नहीं जुड़ा रहता है, उसके नीचे हलंत रहता है। व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, इसलिए उन्हें परतंत्र कहते हैं। ये पॉइंट याद रखिएगा आप लोग। उसके बाद समझते हैं व्यंजन के प्रकार। व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? तो व्यंजन के मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। जैसे मुख्य व्यंजन की संख्या 33 होती है, तो उनके प्रकार भी 33 रूप में 33 से क्या होते हैं, कौन-कौन से में बाँटे गए हैं। पहला स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतस्थ व्यंजन, तीसरा क्या है, उसमें व्यंजन या उसमें संघर्षी व्यंजन। ठीक है? तो क्या होता है, देखिए स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 25। तो इन्हें 5 वर्गों में बाँटा गया है। ठीक, तो यहाँ याद रखिए, ये पहला हो गया, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। ठीक, तो देखिए क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। ठीक, तो ये 5 वर्ग हो गए आपके। हर वर्ग में 5 वर्ड होते हैं। ठीक, 5 व्यंजन हो गए। ठीक है, इसमें क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ञ। ऐसे ही आप 25 वर्ड हो गया स्पर्श व्यंजन, जिसे उदित व्यंजन भी कहते हैं। उसके बाद समझते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन क्या होता है? य, र, ल, व। ठीक, ये 4 हो गए। उसके बाद उष्म व्यंजन या ऊष्मी व्यंजन, इनकी संख्या 4 होती है, जैसे स, श और ह। ठीक, देखिए पंचमा अक्षर या नासिक वर्ड। ठीक, यानी कि जो हर वर्ग का 5वां अक्षर है, देखिए अच्छा पिछला में देखिए, ये जो हर वर्ग का ये 5वां अक्षर है, इसे हम क्या कहेंगे? पंचमा अक्षर या नासिक वर्ण। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, इन 4 वर्णों को स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं। ठीक, ये 4 वर्ण स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन कौन से? च, छ, ज, झ। ठीक, उसके बाद ड, ड, क्या इसे क्या कहते हैं? द्विगुण, ताड़नजात वर्ण, संकर वर्ण या उच्छित। ठीक है, उच्छित लिखने के नियम लगभग 5 होते हैं, जो हम बाद में बताएंगे, जिसे इस प्रकार नहीं लिखा जा सकता। पहले इसके बाद आगे पढ़ते हैं। र, र को क्या कहते हैं? प्रकम्पित व्यंजन या लुंठित व्यंजन, यानी जीभ का आगे से मुड़ना। बोल के आप देखिए र, र, तो जीभ आगे से मुड़ रहे ना, उसे लुंठित व्यंजन कहते हैं या प्रकम्पित व्यंजन। ठीक है, ह को क्या कहते हैं? काकल्य वर्ड भी कहते हैं। ये सब एग्जाम के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको याद रखिएगा। उसके बाद क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन देखिए कौन कौन से 4 होते हैं। यदि 2 व्यंजन एक ही स्वर के सहारे बोले जाएं तो उन्हें क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन। ठीक, 2 व्यंजन में कौन? क, कश, क, श, छ। ठीक है, त्र, त और र से मिलकर बनता है। ठीक, उसके बाद ज्य, ज और य से मिलकर बनता है। उसके बाद स्र, बड़ा वाला श और र से। ठीक, तो इसको आप याद रखिएगा। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट। उसके बाद देखिए देखते हैं आगत ध्वनि या आगत स्वर व्यंजन, जो हम पहले बता चुके हैं। जो स्वर या व्यंजन दूसरी भाषाओं से हमारी भाषा में आए हो या उनका प्रयोग किया जाए, उसे आगत स्वर या व्यंजन कहते हैं। ठीक, आगत व्यंजन में याद रखिए क्या होता है? क, ख, ग, ज, फ। ठीक, क, ख, ग जो होते हैं, इन 3 वर्णों को नुक्ता प्रयोग हम अपनी इच्छा अनुसार करते हैं।
कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। बाकी जो ज और फ है, इनका प्रयोग जब हम अंग्रेजी और उर्दू दोनों भाषाओं में सब बन जाते हैं इनके द्वारा। जब हम प्रयोग करते हैं हिंदी में तो इनके आगे नुक्ता लगाना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक, जैसे देखिए हम समझते हैं हिंदी भाषा में राज, जब हिंदी भाषा में जैसे ज फ को नुक्ता लगाया रहता है उर्दू भाषा में, वहाँ पर जैसे हिंदी भाषा में देखिए राज, राज का मतलब समझते हैं शासन। और उसमें अगर अंग्रेजी उर्दू भाषा में तो राज माने रहस्य। उसके बाद देखिए क्या होता है फन। फन एक तरह से हिंदी भाषा में क्या सांप का उठा हुआ जो आगे का रहता है फन। और फन अंग्रेजी और उर्दू भाषा में हुनर। ठीक, एक सजा होता है सजाना, एक सजा होता है दंड। तेज प्रकाश, एक तेज माने तीव्र। ज और फ वाले उर्दू शब्द जैसे जमानत, कर्ज, ताज़ा, जिंदगी, जिल्लत, फरियाद, फतवा, फन, काफिला, फसाद आदि। ठीक है, और ज और फ वाले अंग्रेजी शब्द जो होते हैं देखिए रोज, इज, जीरो, न्यूज, प्राइज, साइज, कफ, फाइन, फादर, फेल। ये सब क्या अंग्रेज ज और फ जो अंग्रेजी शब्द हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए हमने बताया आपको हिंदी वर्णमाला में टोटल कितने 52 वर्ड होते हैं, जो इस प्रकार है, जैसे जानते हैं 11 तो आपके स्वर हो गए। ठीक, 2 तो अयोगवा, 33 तो मूल व्यंजन, दो दो द्विगुण व्यंजन, 4 आपके संयुक्त व्यंजन। टोटल कितने हो गए 52। ठीक है, उसके बाद चलिए जानते हैं नेक्स्ट वायु या उच्चारण प्रयत्न या सांस के अवरोध के आधार पर व्यंजन। जब सांस रुकती है या जो कंपन उत्पन्न होता है उसके आधार पर व्यंजन को किन प्रकार से या स्वर को किन प्रकार से बांटा गया है। एक अल्प प्राण होता है, एक महाप्राण। ठीक, तो अल्प प्राण समझते हैं किसे कहते हैं, जिन व्यंजनों का उच्चारण करने में श्वास कम निकले। ठीक, उसे क्या कहते हैं, अल्प प्राण कहते हैं। ठीक है, अल्प प्राण यानी कि जिन व्यंजनों का उच्चारण करने में श्वास कम निकले या सांस थोड़ा कम बोल के आप देख सकते हैं, उसे अल्प प्राण कहते हैं। ठीक है, अल्प प्राण से आप इसे प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा, तो इससे आप याद रख सकते हैं कि अल्प प्राण यानी कि इसमें लगभग 5 वर्ड है ना। अल्प प्राण में देखिए एक इधर है, 2 इधर है, 3 इधर है, 4 5। ठीक है, ये देखिए दूसरा, ये तीसरा, चौथा है, 5। तो याद रखिए 5 से मतलब ज़्यादा वाला, पहला, तीसरा और पांचवा। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा। हमने आपको बताया था ना वर्ग, देखिए अभी ये कहाँ गया, ये 5 वर्ग, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। ठीक है, तो इसका पहला, तीसरा और पांचवा ये प्रत्येक क्या होते हैं, ये अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद और कौन कौन, उसके बाद य र ल व ह। ठीक, और सभी स्वर। टोटल अल्प प्राण की, अल्प प्राण में कितने संख्या होती है इनकी, 31। ठीक है, उसके बाद आते हैं दूसरा महाप्राण, जिन वर्णों का उच्चारण में सांस अधिक मात्रा में निकले। ठीक, उसे क्या कहते हैं, महाप्राण। महा माने जैसे याद रखें महाप्राण ज़्यादा। ठीक, अल्प में उसे कम, महाप्राण में ज़्यादा, जिसमें ज़्यादा अधिक मात्रा में सांस निकले। यहाँ पर देखिए मात्रा। ठीक, और यहाँ पर ये निकले, उसे क्या कहते हैं, महाप्राण कहते हैं। महाप्राण है प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा। ठीक, और उसमें व्यंजन कौन कौन, श श श। ठीक, उसके बाद देखिए समझते हैं स्वर या घोषोत्तंत्री कंपन, यानी कि कंपन के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। ठीक है, बोलने में जो कंपन होता है ना, कंपन के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण। तो कितने होते हैं, 2 होते हैं। एक होता है अघोष और एक सघोष, जिसे घोष व्यंजन भी कहते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में
कंपन होता है, उसे क्या कहते हैं? अघोष कहते हैं। जिसे बोलेंगे बोलेंगे ना थोड़ा कंपन, कंपित होता है तो उसे क्या कहते हैं? अगर कम कंपित होता है तो उसे अघोष कहते हैं। जैसे प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा। अघोष से याद रखिए कि अघोष मतलब पहले आता है, स्वर में पहले आता है तो पहला और दूसरा, ठीक है। और श श श, ये क्या होते हैं? अयोग, अघोष वर्ण होते हैं, ठीक है। उसके बाद जिन वर्णों का उच्चारण में हमारे स्वर तंत्रियों में कंपन होता है, यानी अधिक कंपन होता है, अघोष की अपेक्षा ज़्यादा कंपन होता है, उसे क्या कहते हैं? सघोष, यानी कि घोष वर्ण कहते हैं, ठीक। कौन कौन? प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा सघोष, यानी कि जैसे अघोष पहला, दूसरा, उसके बाद सघोष तीसरा, चौथा, पांचवा, प्लस सभी स्वर और अंतस्थ व्यंजन प्लस ह, ठीक है। अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व, ठीक, और ह, इसे क्या कहते हैं? घोष व्यंजन कहते हैं, ठीक। तो आपने याद है कंपन के आधार पर व्यंजनों को अगर दो प्रकार से सघोष और अघोष। अघोष जिसमें कम कंपन होता है उसे अघोष कहते हैं, और जिसमें ज़्यादा कंपन होता है उसे सघोष कहते हैं। उसके बाद जानते हैं अनुनासिक। क्या? अनुनासिक स्वर, जिसे चंद्रबिंदी भी कहते हैं। इसका प्रयोग क्या होता है? तद्भव शब्दों के साथ किया जाता है, यानी कि जो जिस शब्द पे चंद्र बिंदी लगाता है वो तद्भव के शब्द होते हैं, ठीक। अनुनासिक के उच्चारण में मुख से अधिक और नाक से बहुत कम हवा निकलती है, ठीक। जैसे में आप देखिए चांद, बोल के देखिए चांद। आँख। उसके बाद अनुस्वार। अनुस्वार बिंदी की मात्रा जो होती है, इसमें उच्चारण नाक से अधिक सांस निकलती है और मुख से कम। जैसे में कंकड़, चंचल, कंटक, याद रखिए, ठीक है। स्वर के बाद आने वाले व्यंजन ध्वनियाँ होती हैं। इसका प्रयोग हमेशा तत्सम, मतलब ये जिस पे जिन शब्दों पे अनुस्वार लगा होता है वे तत्सम वाले शब्द होते हैं। ये भी पॉइंट आप याद रखिए, जिससे आपको तद्भव तत्सम पहचानने में नेक्स्ट चैप्टर हमारा तद्भव तत्सम में है, उसको याद रखेंगे आप, ठीक। उसके बाद क्या है? निर्नुनासिक, यानी केवल मुख से बोले जाने वर्णों को निर्नुनासिक कहते हैं। जैसे इधर, उधर, अगर, मगर, बोल के आप उच्चारण करके देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट हम क्या समझते हैं? शब्दों का उच्चारण स्थान, यानी शब्दों का उच्चारण मतलब किन किन भाग से होता है। मुख्यतः ये 5 भाग से होते हैं। कौन कौन? जैसे कंठ, तालव्य, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, ठीक। मुख्यतः यह 5 प्रकार, 5 स्थान से इनका उच्चारण होता है, जैसे कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंतव्य, ओष्ठ, ठीक है। तो आप ऐसे याद रखिए, जैसे कंठ से जैसे के, ठीक। टी से तालव्य से टी, ठीक। शॉर्ट ट्रिक हम आपको बता रहे हैं। उसके बाद मूर्धन्य से यम, ठीक। उसके बाद डी से दंतव्य, ओष्ठ से ओष्ठ, ऐसे याद रखिए। जैसे KTM 2, ठीक। तो इससे ट्रिक से याद रख सकते हैं हम। के से मतलब कंठ, क वर्ग सभी, ठीक है, क वर्ग, और उसमें प्लस आ, ह और विसर्ग, ठीक है। उसका दूसरा च वर्ग, च वर्ग टी, तालव्य, तो क वर्ग, च वर्ग टोटल 5। उसके बाद ई और य और श, ठीक है। उसके बाद मूर्धन्य, मूर्धन्य में ट वर्ग के 5 वर्ड प्लस री, र, श, ठीक। उसके बाद दंतव्य से त वर्ग के, ठीक है, त वर्ग के 5 वर्ड। उसके बाद ल और श, ठीक। उसके बाद प वर्ग के 5 वर्ड और उ, ये सब हो गए। उसके बाद जो बाकी सब बचे, जैसे ए किन किन वर्डों से मिलकर बना है, ठीक। अ और ई से, ठीक। तो कंठ, तालव्य, जिन जिन वर्डों से मिलकर बनता है वो वर्ड किन उच्चारण स्थान से बोले जाते हैं, तो उसके आधार पर जैसे ओ, औ, ठीक। तो देखिए एक हो गया, और ऊ से मिलकर बना ओ, तो कंठ और ओष्ठ, तो कंठोष्ठ, ठीक। व दंतोष्ठ, ठीक। ये तो आप याद रखिए, इनमें से एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद चलिए जानते हैं नेक्स्ट।
नेक्स्ट क्या है? संयुक्त अक्षरों का उच्चारण। ठीक, संयुक्त अक्षरों का उच्चारण। हिंदी भाषा में उच्चारण के आधार पर ध्वनि की 3 रीतियाँ होती हैं: संयुक्त ध्वनियाँ, संपृक्त ध्वनियाँ और युग्मक ध्वनियाँ, जिसे द्वितीय व्यंजन भी कहते हैं। संयुक्त ध्वनियाँ क्या होती हैं? जब 2 या 2 से अधिक व्यंजन ध्वनियाँ परस्पर संयुक्त होकर एक ही स्वर के सहारे लिखी या बोली जाएँ, तो उसे क्या होते हैं? संयुक्त स्वर कहलाते हैं। यानी कि जब 2 या 2 से अधिक व्यंजन ध्वनियाँ परस्पर संयुक्त होकर एक ही स्वर के साथ, जैसे प्राण, म्लान, म्लान, प्रवाद, ट्रक, स्टेशन, तो क्या होता है? ये सब 2 या 2 से अधिक व्यंजन है, तो ये देखिए व्यंजन पढ़, और ये क्या होते हैं? एक ही स्वर के सारे होते हैं, प्राण। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? संयुक्त ध्वनियाँ कहते हैं। उसके बाद संपृक्त ध्वनियाँ, जब एक ध्वनि 2 व्यंजनों से संयुक्त हो जाए, उससे क्या कहते हैं? ध्वनियाँ संपृक्त ध्वनियाँ कहलाती हैं। जैसे में संबल, तो क्या है? जब एक ध्वनि 2 व्यंजनों से संयुक्त हो। ठीक, जैसे कि 2 व्यंजन देखिए, स और ब के मध्य म आ गया, म ध्वनि। ठीक है, जब बोल रहे हैं तो म ध्वनि, संबल। ठीक, तो उसे क्या कहते हैं? संपृक्त ध्वनियाँ। ठीक है, जैसे कंबल, बंदर। ठीक, उसके बाद क्या है? युग्मक ध्वनियाँ, जिसे हम द्वितीय व्यंजन भी कहते हैं। जब किसी शब्द में एक ही वर्ड 2 बार आए, जिसमें एक बार आधा और एक बार पूरा आए, तो उसे क्या कहते हैं? द्वितीय व्यंजन कहते हैं। जैसे हम क्या है? दिल्ली, बच्चा, कच्चा, सच्चा, तो क्या है? जैसे एक एक बार इसमें देखिए एक वर्ड पूरा है और एक वर्ड आधा है। ठीक, एक ही वर्ड, एक ही शब्द जो है, एक ही वर्ड 2 बार आए, एक बार आधा और एक बार पूरा, तो उसे क्या कहते हैं? द्वितीय व्यंजन कहते हैं। जैसे दिल्ली हो गया, बच्चा हो गया, दिक्कत हो गया, कच्चा हो गया, सच्चा हो गया। ठीक है, उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण था, जैसे आसपास व्यंजन को वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं, र को लुंठित व्यंजन या प्रकंपित व्यंजन भी कहते हैं। और जिन व्यंजन वर्णों को उच्चारण में हवा, जीभ, यहाँ पर देखिए, जिन व्यंजन वर्णों को उच्चारण में हवा, जीभ के बगल से, ठीक है, बगल यानी पास से, ठीक, बगल से निकल जाए, उसे क्या कहते हैं? पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। जैसे में ल। ठीक, जैसे आ गया आपके एग्जाम में कि चाटो व्यंजन दे देगा, उसमें से ल भी रहेगा, पूछेगा इसमें से पार्श्विक व्यंजन कौन सा है, तो आपको क्या कर देना? ल पे टिक कर देना। ठीक, तो ये हो गया हमारा वर्णमाला का चैप्टर खत्म। ठीक, तो आप लोग ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।